हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ में बच्चों होता है एफ एक्सटर्नल is equal to change in मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये होता है किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। यही न्यूटन के गतिविषयक का द्वितीय नियम है। तो हिंदी में बच्चों ये डिफिनीशन है, इसको आप ध्यान दीजिए। और या इसे बहुत छोटे समय के लिए है अगर ये, तो इसे यूं भी लिखा जा सकता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ पी। छोटे समय के लिए छोटा चेंज है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। और इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों, वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। ध्यान दें, इंग्लिश में डिफिनेशन ऐसा क्लियर करें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये डेल्टा पी, वो जो फोर्स है उसके क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपात में है टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब बाह्य बल के प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है एक्सटर्नल फोर्स के क्या होता है, बराबर होता है। वही कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज directly proportional to the applied external force. This change in momentum takes place in the direction of the applied force. जो इसका डायरेक्शन होता है फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। तो बच्चों न्यूटन का द्वितीय नियम जो है, द्वितीय नियम की सहायता से प्रथम नियम और तृतीय नियम दोनों, मतलब मेन नियम यही है। न्यूटन के गतिविषयक के तीनों नियमों में मेन नियम यही है, और प्रथम और तृतीय नियम इसी से प्राप्त होते हैं, इसी में सम्मिलित है, ये मान सकते हैं आप। लेकिन मेन हमारा यही है। तो हाँ, देखते हैं ये क्या किया जाए आगे। तो P इक्वल टू बच्चों होता है क्या, एम वी। तो अब और देखा जाए यहाँ पे, तो एफ एक्सटर्नल, कुछ और गणितीय व्याख्या किया जाए। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ पी के स्थान पे लिख दे हम बच्चों एम वी। और यहां अगर हम ये कह दें इफ एम एंड वी both are variable, अगर इस फार्मूले में बच्चों एम और वी दोनों वेरिएबल हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे किया जाएगा। इसे लिख सकते हैं, एक बार एम दोनों वेरिएबल हैं तो u इंटू वी, दो पदों का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, फर्स्ट फंक्शन एम इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है, सेकंड फंक्शन। अगर y बराबर बच्चों ये दिया है, y बराबर u इंटू वी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है। तो ये फार्मूला है गणित में, उसके हिसाब से हम इसे बांटना चाहते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन।
तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये बच्चों आया एफ एक्सटर्नल। तो ये चीज आया। जब दोनों वेरिएबल हो तब के लिए ये फार्मूला है। हाँ बच्चों, ये आप ध्यान दें, ये न्यूटन के गतिविषय के द्वितीय नियम का क्या है? जनरल फॉर्म है। कैसा है? जनरल फॉर्म। GENEAR जन GENERAL जनरल फॉर्म। तो न्यूटन के गतिविषय के द्वितीय नियम का बच्चों ये जनरल फॉर्म है। अब इसका हम कंडीशन का अध्ययन करेंगे। तो ये तो ज्यादातर बुक में बताइए इतना इंपॉर्टेंट नियम है, और बोर्ड वाले बुक में ज्यादातर गलत ही डिफिनीशन ही नहीं दिया रहता, वहां F इक्वल टू m में करके लिख देता है। मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल को के बराबर होता है आपका एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा कह देता है। तो वहां से डिफिनीशन नहीं चलेगा। तो हाँ बच्चों, आप ये लाइन लिखे, अगर बहुत छोटा समय के लिए है तो परिवर्तन भी छोटा होगा, चेंज इन मोमेंटम, वो भी सही है। अब इसके स्थान, इसके बाद वाली लाइन जो है मैं यहां से शुरू किया हूं, यहां से F एक्सटर्नल इक्वल टू P के स्थान क्या रख दिए हैं? mv। यहां मैं पहला शुरुआत मान चल रहा हूं, इफ m एंड v बोथ आर वेरिएबल। यदि m और v दोनों वेरिएबल है तो फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दो पदों का, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फार्मूला होता है, यहां भी लिखा है। हाँ, अब इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे। तो बच्चों, न्यूटन के गतिविषय का द्वितीय नियम का सबसे करेक्ट जनरल फॉर्म यही है, जो हमेशा के लिए क्या है? वैलिड है। अब इसका हम कंडीशन लेंगे, तो हमें क्या, चलिए मैं डिफिनीशन हटाता हूं। इसके बाद बच्चों यहां चलते हैं। स्पेशल केस, सॉरी SPECI, स्पेशल केस। हाँ, स्पेशल केस में बच्चों देखें, एक विशेष क्या है? इफ क्या है? इफ v इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ऐसा कह दिया जाए, इफ v इक्वल टू कांस्टेंट, देन dv अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर इस फार्मूले में बच्चों आपका वेलोसिटी v कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, और m क्या है? वेरिएबल है, तो m का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो m कांस्टेंट है, तो dm अपॉन dt क्या होगा? सॉरी, m कांस्टेंट नहीं, m वेरिएबल, v कांस्टेंट है, तो dv अपॉन dt, इसमें जीरो रख देंगे तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आपका बचेगा F एक्सटर्नल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m, ये खत्म हो जाएगा, v dm अपॉन dt ऑफ m। ध्यान दे बच्चों, ये कह रहा है इफ v इक्वल टू कांस्टेंट देन dv अपॉन dt इक्वल टू 0। अगर v कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा टाइम के साथ वो क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, तो यही आपका बचेगा। तो ये इस दशा में है। तो यहाँ क्या है? v कांस्टेंट है, m क्या है? m इज वेरिएबल, m इज वेरिएबल है, तब ये केस है बच्चों। और दूसरा केस है, दूसरा अब की बार है क्या? m कांस्टेंट। इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट देन dm अपॉन dt इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों। तो इतना मैं हटा रहा हूं।
तो dm अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो फिर जनरल फार्मूले में देखिए, अब की बार m कांस्टेंट है, यही केस ज्यादा किया जाता है, m कांस्टेंट है तो dm अपॉन dt इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो आपकी बार ये आंसर आएगा, f एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू m d dt ऑफ v। ये ब्रैकेट मतलब और अच्छा नहीं लग रहा। तो अब की बार का ये फार्मूला है और इससे पहले का ये फार्मूला है। तो सब बच्चों बहुत जरूरी है, बोर्ड के बुक में शायद इतना अच्छा नहीं दिया है, बहुत ध्यान दें। मैंने आपके लिए एक जनरल फार्म निकाला, ये हमेशा के लिए वैलिड, लेकिन तब वैलिड है यहाँ m और v बोथ आर वेरिएबल, दोनों बदल रहे हों तब ये केस होगा। अब ये कह रहा है यहाँ v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 इसी में रख देते हैं, तो ये वाला बच जाएगा, तो ये वाला केस हो गया। आप वैसे भी डिफरेंशिएशन जानते होंगे, p बराबर एम वी होता है। जब v कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट वाले को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये आया। v कांस्टेंट है, m वेरिएबल है, v कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, m इज क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ m कांस्टेंट है तो क्या है, यहाँ v इज वेरिएबल, यहाँ v क्या है, वेरिएबल है। तो m तो कांस्टेंट, हम लोग जो स्लो मोशन में चलता है हर जगह m कांस्टेंट मानकर ही चलते हैं। और यहाँ आप देखें, ये पॉइंट और क्लियर करें, v कांस्टेंट मतलब m इज वेरिएबल। m इज वेरिएबल वाला केस बच्चों कब होता है, ये भी आपको इन ब्रैकेट में यहाँ लिखना चाहिए। एक्चुअल मास m इक्वल टू होता है m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फार्मूला मैं कई बार लिख चुका हूं बच्चों। ये m नॉट जो है रेस्ट ऑफ मास है, विराम द्रव्यमान है, ये एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास ऑफ बॉडी है। ये v जो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, c स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये सापेक्ष रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है, ये आपको ये दर्शाता है यदि कोई ऑब्जेक्ट इन मोशन में है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो द्रव्यमान बच्चों बदल जाता है, स्पीड बदलने के साथ द्रव्यमान क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो इसी कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों ये थ्योरी आई है, बहुत गहराई से ठीक से इसको पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। तो अगर कोई वस्तु, अब कुछ वस्तु है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसकी तुलना में v का मान अगर बहुत कम है तो ये हम मान कर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदल रहा है। अगर v का मान c की तुलना में नेग्लिजिबल नहीं है, नेग्लेक्ट होने वाला नहीं है, ऐसे केस में द्रव्यमान का मान बढ़ जाएगा। जब द्रव्यमान का मान बढ़ जाएगा तो बच्चों यही केस आएगा v कांस्टेंट होने पर। तो m इज वेरिएबल कैसे होता है आपको समझ में आ गया। m के वेरिएबल होने की कंडीशन यही है कि ऑब्जेक्ट यहाँ वेलोसिटी रखा जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट रखा जाएगा यहाँ पे, और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको द्रव्यमान बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। और रेस्ट के समय जितना मास हो यहाँ रखा जाएगा, तो ये बाद वाला मास प्रयोग होगा जो कि ये है वेरिएबल मास। हम समझते हैं, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ m तो कांस्टेंट है, तो सामान्य केस है। जो m कांस्टेंट है इसका मतलब है कि हम लोग स्लो चल रहे हैं, प्रकाश की लाइट की स्पीड की तुलना में v का मान क्या बहुत कम है, तो हम मान के चलते हैं कि m के मान में वृद्धि नहीं होगी, वरना चलने पर हमेशा मास बढ़ता है, ये सत्य है। तो हाँ बच्चों, इसे आप उतार लीजिए। हाँ बच्चों, इसमें थोड़ा सा और काम किया जा सकता है, उसे आप देख लें। तो एफ एक्सटर्नल के स्थान पे लिखा जा सकता है, एक मिनट, एक बार ऐसे इसे उतार लें। एम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये ए वेक्टर भी लिखा है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए। तो एफ एक्सटर्नल के स्थान पे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इसे यूं अगर लिखते हैं तो एम ए के स्थान पे ए एक्स आई कैप मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लगाकर भी इसे दर्शाया जा सकता है। ए वाई जे कैप
ए जेड के कैप, इसे यूं भी लिख सकते हैं। दूसरे वाले फॉर्म को यहां देखें। अब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, हाँ बोथ साइड की तुलना करें तो एफ एक्स इक्वल टू आई का गुणांक यहाँ पे, आई का गुणांक यहाँ भी बराबर, तो एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, यहाँ भी एक फार्मूला आ सकता है, फिर आ सकता है जे का गुणांक से जे का, तो एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई भी आ सकता है, एक फार्मूला यहाँ पर। एंड आप लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड, ये बच्चों यहां भी मैग्नीट्यूड में आप बराबर कर सकते हैं। अब ये फार्मूला द्रव्यमान और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर है। अब ये फिक्स है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में। अब बच्चों हमारा न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ था वो हमारा अब कंप्लीट हुआ, इसे आप उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आगे देखा जाए, आज का पहला सवाल न्यूटन के सेकेंड लॉ पे हम लोग प्रॉब्लम हल करेंगे। तो पहला है ए फोर्स एफ इक्वल टू 6i कैप प्लस माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप न्यूटन प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। तो वेक्टर एफ इक्वल टू इतना है बच्चों, तो वेक्टर एफ इक्वल टू इतना है, तो एफ इक्वल टू कितना होगा, और इस वेक्टर का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 40 64 प्लस 100, 36 64 100 200, तो 2 इंटू 100 तो 10 अंडर 2 न्यूटन। जो फोर्स का बच्चों मैग्नीट्यूड आया वो इतना आया, और एक्सीलरेशन हमको दिया है √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। और कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, तो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू एम ए होता है, तो M इक्वल टू एफ अपॉन ए, और F आपका आया है 10 √2 अपॉन √2, ये कट जाएगा बच्चों, ये 10 kg मास आएगा। कितना आएगा, 10 kg। आप इसे उतार लीजिए। हाँ बच्चों, दूसरा सवाल देखा जाए, ए 5 kg ब्लॉक ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, तो एम इक्वल टू दिया है 5 kg ब्लॉक, हाँ ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, इट इज ए स्ट्रक बाय ए जेट रिलीजिंग वाटर। तो कोई ब्लॉक है बच्चों 5 kg का, इस टाइप से रखा हुआ है, और कोई ये जेट है, ये पानी का फुहारा मार रहा है इस टाइप से, हाँ पानी का फुहारा, रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड। तो ये है dm अपॉन dt इक्वल टू 3 kg पर सेकेंड। तो जो बच्चों वाटर जो है इस ब्लॉक पर मार रहा है वो 3 किलोग्राम वाटर मार रहा है 1 सेकेंड, मतलब इतनी तेजी से इस पर प्रेशर बनाया हुआ है, इस पर धक्का मार रहा वाटर की सहायता से, वो ये दिया है। इमर्जिंग विद ए स्पीड ऑफ v भी दिया है, v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, इतना दिया है। कैलकुलेट द इनिशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू क्वेश्चन हो गया, तो ये बच्चों आया। तो यहाँ पे v कांस्टेंट है, m वेरिएबल है, तो f एक्सटर्नल इक्वल टू v dm अपॉन dt वाला फार्मूला बच्चों यहाँ पे लगेगा, क्योंकि v कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, m का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t के साथ dm अपॉन dt, और सब कुछ दिया हुआ है बच्चों। तो v आपका दिया है 4, dm अपॉन dt दिया है 3, तो ये आया 12 न्यूटन आया एक्सटर्नल फोर्स। और इसी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, f एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए, एम एक्सीलरेशन चाहिए, एम भी आपको दिया हुआ है 5 kg, तो 5a इक्वल टू 12 न्यूटन, a इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5,
2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो हाँ बच्चों, इसे आप सफाई से उतार लें। तो हाँ बच्चों, यहां देखिए, तो यहां दिया है ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर में दिखाया गया है। द ब्लॉक इज ऑफ मास 5 kg, ये भी दिया है। रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो बच्चों ये ब्लॉक है, ब्लॉक पर ये जो फोर्स कार्य कर रहा है वो 60 डिग्री पर कार्य कर रहा है। ये 50 न्यूटन का जो फोर्स है, 50 न्यूटन का जो फोर्स है 60 एंगल पर कार्य कर रहा है, और हमारा ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एफ एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 50। अब इस डायरेक्शन में 50 का 60, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा 50 साइन 60, या 50 गुणे साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा 25√3 न्यूटन। इतना बच्चों आया एफ एक्स के डायरेक्शन में। अरे भाई एक्स डायरेक्शन में ब्लॉक जाएगा तो एक्स डायरेक्शन ए एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में ब्लॉक को जाने के लिए इस डायरेक्शन का फोर्स माना लिया जाएगा। तो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट होता है वो 50 cos 60 हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर वाला 50 sin 60 हो जाएगा। बस खत्म हो गया बच्चों। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, इस डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो एफ ए एक्स है 25√3 इज इक्वल टू ब्लॉक का मास है एम, और ए एक्स शायद आपको ज्ञात करना है। एम दिया है कितना 5, तो ए एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए एक्स इज इक्वल टू इतना बच्चों आया। हाँ, तो ये भी अच्छा सवाल था, आप इसे उतार लीजिए। आप ध्यान दें, इसको आप एक्स इसके डायरेक्शन में यहाँ ले आएंगे, सीधे में ले आएंगे तो एक्स एक्सिस पे हो जाएगा फोर्स, और वो जाना उधर है। हाँ बच्चों, इसे उतार लीजिए। तो जो एक चीज और ध्यान दें, ये फोर्स इधर लग रहा है, इसका जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो एफ एक्स, वो इधर लगेगा। इधर फोर्स लग जाएगा तो कैसे आगे जाएगा? ये फोर्स इधर लग रहा है, तो आप चाहे तो यहां आगे बढ़ा के दर्शा सकते हैं, इधर और इधर। ये 60 है तो ये भी क्या होगा, ये 60 हो जाएगा। तब ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। अब अगर आप बांटना चाहें तो ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये भी 50 cos 60, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो कितना, इस डायरेक्शन फोर्स होगा 50 sin 60। अगर आप इसको इधर, ये फोर्स वास्तव में इधर, क्योंकि इधर लग रहा है तो इसी तरफ का कंपोनेंट लगेगा, तो इसे आगे जाके चाहे तो आप डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिगर आप सफाई से अध्ययन करें, सवाल उतार लीजिए, अच्छा था। हाँ विद्यार्थी, देखें अगला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ये बच्चों आया है, चौथा वाला, यहां देख लें, पहले इसे साफ कर दें हम। न्यूटन्स सेकेंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या मापता है? एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, और डी आपका है एंगुलर मोमेंटम। तो न्यूटन सेकेंड लॉ बच्चों ये फोर्स को मेजर करता है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ हम बता चुके हैं मोमेंटम को मेजर करता है। ये आपको ध्यान देना है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड कंपटीशन में आए हुए हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ किसको क्या मापता है? मेजर, फोर्स को मापता है। फर्स्ट लॉ मोमेंटम को बताया जा चुका है, मोमेंटम बारे पहले। तो अब ये तो हम खत्म कर रहे हैं, आपको बस ऐसे ही बता दिए। हाँ, ये सवाल, इस टाइप का सवाल कई मैं देखा हूं आया है मेडिकल वाली परीक्षाओं में, तो आप वहां ध्यान दें। इफ ए ब्लॉक ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड penetrates the wooden block up to 6 centimeter, then the average force imposed by the bullet on the block is। तो बच्चों ये ब्लॉक है, लकड़ी का गुटका है मतलब,
और यहाँ पे एक गोली आ रही है कितनी स्पीड से, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जो इसका यू है वो है 100 मीटर पर सेकंड। यस, अब ये पेनिट्रेट मतलब धंसता है, धंसते हुए जाता है। ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मतलब अगर ये है तो बी, ये 6 सेंटीमीटर दिया है तो 6 गुणे 10 घाते -2 मीटर हम मान लेते हैं। इतना सेंटीमीटर जाके अंदर, इतना मीटर जाके धंस जाता है और अंतिम वेग जब धंस जाएगा 6 सेंटीमीटर जाकर अंदर, उसका प्रभाव निरस्त हो जाता है तो रुक जाएगा लास्ट में। हाँ, तो एवरेज फोर्स आपको चाहिए, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ हो जाएगा। देखिए तो लास्ट वाला देखें, तो ये हम फॉर सोल्यूशन के लिए देखें, फॉर ए टू बी, मतलब जो मैं हल कर रहा हूं ए टू बी के लिए, इनिशियल वेलोसिटी ये है, लास्ट वेलोसिटी ए है और उसका डिस्टेंस दिया है। तो जाहिर ए बी के बीच जो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन क्या वो आएगा, रिटार्डेशन, क्योंकि ब्लॉक के अंदर जब धंसने लगेगा गोली तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, मतलब एक्सीलरेशन निगेटिव आएगा। तो ध्यान दें, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, यस, लास्ट वेलोसिटी 0, यू स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस, अंदर जा रहा है रिटार्डेशन, मैं लिख रहा हूं ट्वाइस ए ज्ञात करना है। यह 6 सेंटीमीटर दिया, उसे मीटर में लिख रहे हैं, तो 6 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 6/100 वो मीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर को इतना आएगा। अब ये इसको इस तरफ ले आए हम लोग, तो 6 2 12, 12 ए इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 100 गुणे 100, ये कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं 100 इंटू 100 अपान 12 इंटू 10⁻⁻2। ये एक्सेलरेशन आया, अब यही रिटार्डेशन आया। तो अब इसके लिए फोर्स पूछ रहा है, एवरेज फोर्स, तो एफ एक्सटर्नल जो वर्क होगा बच्चों वो हो जाएगा एम ए। तो एम आपका है 5G, 5 ग्राम है, तो 5/1000, 5/1000 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 kg इक्वल टू 1000 GM। हाँ, इतना हो गया, और इंटू एक्सेलरेशन से गुणा कर दें, तो ये 100 इंटू 100 अपान 12 इंटू 10⁻⁻2 इतना बच्चों है। तो 1 2 3, 1 2 3, तो ये सफाई से ये कैलकुलेशन हो गया। 1 0 यहाँ है, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2 1 3, मतलब 5000 में 12 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 12 चौक 48, यही आएगा 12 चौक 48, और कोई है नहीं, 4 बार जा ही नहीं रहा है, तो 417 आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज बच्चों करेक्ट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप का सवाल और भी किताब में दिया हुआ है, आप उसे लगा लें। तो उसमें इस टाइप का सवाल आप बच्चों तभी लगा पाएंगे, और वो भी देख रहा हूं सन में आया हुआ है, यही काम फिर हमें करना है। फिर वो कोई ब्लॉक देगा, उसमें इतनी गोली से जा रहा है, उसका लेंथ फिर देगा, अंदर जाके इतना सेंटीमीटर ब्लॉक के अंदर तक जाता है। तो ये वाला एक्सीलरेशन आप ज्ञात कर लीजिए, तो इफेक्टिव फोर्स आप ज्ञात कर पाएंगे। ये वाला एक्सीलरेशन जब आप ज्ञात कर लेंगे, कैसे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस वाली फार्मूला में रखेंगे, तुरंत एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक्सीलरेशन आ जाएगा तो एफ इक्वल टू एम ए रख देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो इसी थ्योरी पे यही सवाल बार बार आया है, खाली वो वैल्यू बदलता रहेगा, स्पीड का, इनिशियल स्पीड का, और वो अंदर कितने ब्लॉक के अंदर कितनी दूर जाके गोली विराम में आ गई, ये आपको बदलता रहेगा। तो ये 5वां सवाल रहा बच्चों। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।